इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबी परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। उसके अंदर 2.0 सेंटीमीटर वर्ग का एक छोटा सा लूप परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2.0 से 4.0 एम्पियर 0.1 सेकंड में बदला जाता है तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन हमें दिया गया है, लेकिन ये उतना ही सिंपल है अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का जो शुरुआती हिस्सा है उसको पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है एक लंबी परिनालिका है, तो मान के चलते हैं कि ये एक लंबी परिनालिका है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसके इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। इकाई सेंटीमीटर का क्या मतलब है? इकाई सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर। क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो इसके इकाई सेंटीमीटर, अब मान लेते हैं कि ये कुछ सेंटीमीटर की होगी परिनालिका, लेकिन इसके क्वेश्चन में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि इसकी इकाई सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं। तो ये हमें फेरों की संख्या दी गई है, यानी कि नंबर ऑफ राउंड हमें दिए गए हैं। फेरों की संख्या हमें दी गई है, कितनी दी गई है? 15 फेरे हैं प्रति इकाई सेंटीमीटर में, यानी इकाई सेंटीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं। तो n का मान दिया गया है कि 15 फेरे हैं प्रति सेंटीमीटर में, यानी हर 1 सेंटीमीटर में कितने फेरे हैं? 15 फेरे। तो इतने यहाँ से ये हिस्सा मान के चलिए 1 सेंटीमीटर का है तो इसमें 15 फेरे होंगे, अगला हिस्सा भी उसमें भी 15 फेरे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि फेरों की संख्या जो है हर सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं। हर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की लंबाई में 15 फेरे हैं, ये हमें सबसे पहले दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। उसके अंदर 2.0 सेंटीमीटर का एक छोटा सा लूप रखा गया है इस परिनालिका के अंदर। तो मान के चलते हैं ये एक छोटा लूप है, ये एक तार का ही होता है, तार का टुकड़ा जैसे कुंडली फॉर्म में मोड़ा गया है। तो इसे हम यहाँ पे रख रहे हैं और इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से रख दिया। इसका जो एरिया हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो क्षेत्रफल हमें दिया गया, कैसे पता चला? यहाँ पे लिखा है ना कि उसके अंदर 2.0 सेंटीमीटर का एक छोटा सा लूप परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखते हैं। परिनालिका की अक्ष ये है, ये क्या कहलाती है? परिनालिका की अक्ष। तो इसके कैसा है? ये लंबवत, यानी कि अगर ये लूप है तो ये अक्ष के इस तरीके से रखा है, ऐसे रखा है। अगर ये सीधी अक्ष है तो इस तरीके से, जैसे ये मान के चलिए पेन जो है अक्ष है, तो अक्ष के लंबवत ऐसा रखा हुआ है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो पता कैसे चला कि ये क्षेत्रफल है? सेंटीमीटर वर्ग किसका मात्रक होता है? क्षेत्रफल का। तो हमें ए का मान भी दिया गया है 2.0 सेंटीमीटर वर्ग। तो सभी चीज़ें एसआई सिस्टम में नहीं दी गई हैं, ये सब सीजीएस में है। आगे देखिए, यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2.0 से 4.0 एम्पियर, तो धारा का मान जो परिवर्तन किया गया है, यानी धारा परिवर्तन हमें दी गई है डी आई, जो हमें दिया गया है। आई का मतलब धारा होता है, लेकिन डी का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो धारा परिवर्तन क्या दिया गया है? 2 से 4 एम्पियर। तो पहले बाद की धारा कितनी होगी? 4। तो बाद में से पहले की धारा घटाएंगे तो धारा में परिवर्तन पता चल जाएगा। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2 एम्पियर। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो है एसआई यूनिट दी गई है यहाँ पे, जबकि ये दोनों सीजीएस हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरीके से तो हल नहीं होगा, सभी को किस में बदलना होगा? या तो सीजीएस में बदलना चाहिए या एसआई में। तो सूत्र जितने भी बने हुए हैं वो सब एसआई यूनिट के लिए बने हुए हैं, तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे और एसआई यूनिट नहीं होगी तो गलत हो जाएगा सवाल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जितने भी ये एन और ए के मान हैं ये सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में बदलने होंगे, सेंटीमीटर से मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में। तो चलिए, और जो हमें धारा का मान दिया गया है वो भी हम इसमें आगे क्या दिया गया है, तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना होगा। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं, पहले हम इनको लिख लेते हैं फिर आगे समझेंगे। तो क्या क्या दिया गया है अब आपको बताना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बताइए क्या क्या दिया गया। फेरों की संख्या सबसे पहले n दी गई थी, कितनी दी गई थी? तो आप कहोगे कि 15 फेरे प्रति सेंटीमीटर हैं, तो इसको मीटर में बदलना होगा। तो जब
सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा कि 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 15 की जगह पर क्या आ जाएगा, 1500 और प्रति मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1500। ठीक है, तो ये हो गया 1500 फेरे प्रति मीटर। आगे देखते हैं क्या दिया गया था। आगे दिया गया था क्षेत्रफल हमें ए का मान। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो ए का मान है वो कितना दिया गया है, 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फिक्स 2 है। तो अब इसको किस में बदलना चाहिए, मीटर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं। तो क्या करेंगे, 2 गुणित 100 का भाग करना पड़ेगा। 100 का भाग मतलब 10 पे -2 की घात। ये देखिए, लेकिन इस पे वर्ग लगा है तो इस पे भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग लगाना पड़ेगा। तो फिर से समझ लीजिए, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 सेंटीमीटर को पहले 2 मीटर में बदलते हैं। तो 100 का भाग करना पड़ेगा, तो 2 गुणित 10 पे -2 कर दिया। लेकिन सेंटीमीटर पे लगा है वर्ग, तो इस पूरे पर भी क्या लग जाएगा, वर्ग, क्योंकि ये लिखा है ओनली मीटर, लेकिन सेंटीमीटर वर्ग था तो मीटर का भी क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 गुणित -2 का गुणा 2 में होगा तो -4 आएगा। तो 10 पे कितने की घात हो जाएगी, अब -4 की घात। तो ये क्षेत्रफल अब मीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। तो ये एसआई में हमने ये भी बना लिया और ये भी। इसके बाद हमें धारा परिवर्तन दिया गया है। तो डी आई का मान हमें दिया गया है, कितने से कितने बदलती है। तो ये जो धारा है वो 2 से 4 बदलती है। तो बाद की धारा में से, अब चूंकि ये एम्पियर में दिया गया है तो इसको बदलने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन बाद की धारा में से पहले की धारा हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4.0 माइनस 2.0, तो कितनी बचेगी, तो डी आई का मान आएगा 2। और टाइम कितना दिया गया है, 0.1 सेकंड में बदला जाता है। तो ये बहुत ही अल्प समय है और अल्प समय के लिए हम dt का इस्तेमाल करते हैं। तो dt कितना दिया गया है, 0.1 सेकंड। अब ज्ञात क्या करना है, इसको देख लेते हैं। ज्ञात करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, इसको ज्ञात करने के लिए फैराडे ने एक फॉर्मूला दिया था, क्या आपको याद है, E बराबर -d∅/dt, यही था ना। तो ये फॉर्मूला हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल दे सकता है। लेकिन इस फॉर्मूला यानी यदि हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो हमें फ्लक्स पता होना चाहिए। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, NBA। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये है कि कुल फेरों की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि हमें कुल फेरों की संख्या नहीं दी गई है। क्यों, क्योंकि हमें एकांक में तो दी गई है, लेकिन एकांक लंबाई हमें परिनालिका की नहीं दी गई है, कितनी लंबी परिनालिका है। तो हम n ज्ञात नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि n का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल n इंटू एल। तो हम n को ज्ञात नहीं कर सकते, यानी हमें n नहीं दिया गया है। तो यही फॉर्मूला फ्लक्स का हो जाएगा b इंटू ए। n तो फेरों की संख्या बताता है ना, तो फ्लक्स का फॉर्मूला फिर n हट के क्या हो गया, बी ए। तो b का हमें यहाँ पे b मिल रहा है, और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो b का फॉर्मूला क्या होता है, परिनालिका के लिए b का फॉर्मूला होता है μ0n_I, यही होता है ना। तो बस ये हमें दोनों पता है, n भी पता है, फेरों की संख्या भी पता है, और I भी पता है, वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो इसलिए हम प्रेरित विद्युत वाहक बल पहले हम फाई निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सीधा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस को थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ऋण चिन्ह केवल ये बताता है कि फ्लक्स में परिवर्तन प्रेरित विद्युत वाहक बल के विपरीत होता है। तो हम माइनस को अलग कर देते हैं। तो क्या बनेगा फिर, d∅/dt। ये देखिए, तो फिर हम क्या करेंगे, E बराबर d/dt ज्यों का त्यों लिखेंगे, और जो फाई है उसका फॉर्मूला होता तो n भी है, लेकिन हमें n का मान नहीं दिया गया, कैपिटल N का मान, हमें केवल स्मॉल n का मान दिया गया है। तो हमें लंबाई भी नहीं दी गई कि हम उसको निकाल सकें, तो n को हम हटा देते हैं। तो क्या बचेगा, केवल b और a, और ये हमने यहाँ पे लिखा। तो E बराबर, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पहले हमने लिखा d/dt, और चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर हमने लिखा μ0n_I। ये देखिए, ये लिख सकते हैं हम, और इंटू ए ज्यों का त्यों। अब μ0 कांस्टेंट वैल्यू है, एकांक में ये भी नहीं बदलने वाली, और धारा तो बदल रही है। तो इनको पहले बाहर निकालते हैं। तो किन किन को बाहर निकाल सकते हैं हम,
तो म्यू जीरो ए और एन को, म्यू जीरो ए और एन को, क्योंकि धारा बस बदल रही है, बाकी सब चीज़ें निश्चित हैं, तो हमने निकाला म्यू जीरो एन और ए तीनों को, तो क्या मिला डी आई अपॉन डी टी। अब इसके बाद म्यू जीरो का मान कितना होता है, तो म्यू जीरो का एक्चुअल में हम मान निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि म्यू जीरो बटे 4 पाई का मान होता है 10 पे माइनस 7 की घात। तो म्यू जीरो का मान कितना होगा? म्यू जीरो का मान होगा 4 पाई गुणित 10 पे माइनस 7 की घात, 4 पाई गुणित 10 पे माइनस 7 की घात। और पाई का मान यदि हम रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई पाई का मान होता है 3.14 गुणित 10 पे माइनस 7 की घात। तो ये हो सकता है म्यू जीरो का मान, ये होगा ही म्यू जीरो का मान। तो यहाँ पे हम म्यू जीरो की जगह पर क्या लिखेंगे? ये वाला मान, तो लिखेंगे 4 गुणित 3.14 गुणित 10 पे माइनस 7 की घात। फिर n का मान कितना दिया गया है? तो n का मान है 1500, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1500। ये देखिए n का मान हमने 1500 निकाला था मीटर में, तो ये हमने रखा। और a का मान कितना है? a का मान भी हमने निकाला हुआ है, कितना है? ये देखिए a का मान है, a का मान ये a है, तो यहाँ भी ये लिख सकते हैं 4 गुणित 10 पे माइनस 4 की घात। तो यहाँ पे हमने n का मान रख दिया है, अब a का मान रखेंगे 4 गुणित 10 पे माइनस 4 की घात। और डी आई अपॉन डी टी कितना होगा? तो देखिए धारा परिवर्तन डी आई कितना है, यहाँ पे पता चल सकता है। डी आई है 2, डी आई कितना है 2, तो धारा परिवर्तन सूत्र में जो लिखा है वो लिखा है डी आई अपॉन डी टी। आप देख सकते हैं, पहले मैं सूत्र बता देता हूँ। ये लिखा है डी आई अपॉन डी टी। अब इनका मान निकाल लेते हैं, डी आई अपॉन डी टी का। डी आई कितना है 2, बटे है तो बटे लगा दीजिए। डी टी कितना है? डी टी है 0.1, तो 0.1 इसको यहीं पे हल कर लेते हैं और डायरेक्ट डी आई डी टी का मान रख देंगे। तो ये दशमलव हटाना है तो ऊपर 0 कर देंगे, तो 20/1 आ जाएगा, यानी कि 20 एम्पियर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं धारा में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी की जगह पर सीधा का सीधा 20 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर को अलग करते हैं, संख्याओं को अलग करते हैं। देखिए एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है और ये है, 2 संख्याएं। तो इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आराम से समझाऊंगा यदि आप कर पाएँ। 1500 गुणित 4 गुणित 20, ये पूरी संख्या हमने एक तरफ लिख ली। अब 10 की पावर अलग लिखेंगे, फिर गुणित 10 पे माइनस 7 और 10 पे माइनस 4, ये दोनों ही पावर थी। अब आगे और देख लेते हैं। तो ई बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणित 10 पे 2 की पावर, और इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले हम 4 का गुणा इसमें करेंगे, या फिर बिना दशमलव वाली संख्याओं को कर लीजिए। 20 और ये 4, 1500 और 4, तो इनका करते हैं। देखिए मैं इनको अलग से आपको बताता हूँ। पहले ये 15 चौके 60, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, और ये 00 ज्यों का त्यों, तो 6000 हो गया। ये छोड़ दिया है अभी थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे देखिए 20 चौके, तो 4 दूनी 8, 20 चौके 80 होता है, तो यहाँ पे गुणित में आएगा 80। देखिए इसका गुणा हुआ है तो 80 आया है, और इनका गुणा हुआ है इन दोनों का, तो 6000 आया है। अभी बचा क्या है 3.14, तो यहाँ पे हम 3.14 लिख लेते हैं। देखिए अब 8 छः 48, कितना हुआ 8 छः 48, और 3 शून्य ये हैं और 1 शून्य ये है, तो कितने हो गए 4 शून्य, तो 1 2 3 4 शून्य रख दिए, गुणित 3.14। अब इसको 10 की पावर बना लीजिए, तो क्या हो सकता है 48 गुणित 10 पे 4 की घात, 10 पर कितने की घात 4 की घात, गुणित 3.14। अब 10 की पावर को अलग करेंगे तो इसको हम ये वाला स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो या फिर हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो 48 और 3.14 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो 314 मान लेते हैं इसको, और 48, 8 चौके 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, 8 एकम 8, 9 10 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 8 तिया 24 और 1 25। फिर क्रॉस करेंगे, फिर 4 का करेंगे, 4 चौके 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, प्लस कर लेते हैं, तो 2
6 और 1 7, 5 और 5 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 ज्यों का त्यों। अब कितने अंक बाद दशमलव लौटाना है? 2 अंक बाद, क्योंकि ये 314 मान के चले थे तो 2 अंक यहाँ पे। तो कितना आ गया? 150.72 और 10 की पावर कितनी? 4 की। और ये कितने की थी? 10 की पावर -7 और -4 -11 हो जाएगी। तो -11 की पावर यहाँ पे आ जाएगी। 7 और 4 11 माइनस के प्लस के लेकिन 4 है। तो ई बराबर 150.72 गुणित यहाँ पे घटा लीजिए, कितने बचेंगे? तो 10 पे -7 बचेगी। तो 10 पे -7 आपने लिख लिया, 10 पे -7। अब दशमलव को हम वैज्ञानिक संकेतन यानी कि मानक रूप में लिखें, दशमलव को यहाँ खिसकाएंगे। तो ई बराबर 2 अंक बाहर की ओर दशमलव जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि यदि दशमलव बाहर जाता है तो घातें बढ़ती हैं। तो यहाँ पे दशमलव बाहर जाएगा तो 1.5072 गुणित घातें बढ़ के हो जाएंगी, -7 से बढ़ के क्या होगी? -6 1 बढ़ेगी, -5 2 बढ़ जाएंगी, तो -5 की आएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बोल्ट, तो इतना आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप कर सकते हैं। नोट्स में थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है, तो ये सही लिखा हुआ है तो इसको आप करिए, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने रीजन के साथ में हर चीज़ आपको बताई है। तो आप इस चीज़ को कर लीजिए, और अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये आंसर। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।